स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हर एक कंपनी का एक टारगेट रहता है कि अपने बिजनेस को और फर्दर एक्सपैंड करें और बेहतर उसे वहां पर बनाएं। बट उस एक्सपेंशन के लिए उस कंपनी को चाहिए होता है कैपिटल। बिना पैसे के ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब उसी कैपिटल को हासिल करने के लिए हर एक कंपनी का टारगेट बन गया है कि आईपीओ तक पहुंचना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से अपने शेयर्स ऑफर करने हैं और जिसके माध्यम से कैपिटल रेज करना है एंड जो भी उनके टारगेट्स एक्सपेंशन के, एक्विजिशन के, उन टारगेट्स को यहां पर पूरा करना है। अब इसी सिनारियो में अगर डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट एरियाज में देखा जाए, डिफरेंट कंट्रीज में देखा जाए, तो इंडिया यहां पर बन गया है आईपीओ किंग। दैट सिंपली मींस दैट इंडियन कंपनीज आर अमंग द फर्स्ट वंस, और लार्जेस्ट नंबर यहां पर देखने को मिल रहा है इंडियन कंपनीज का जो अपने आईपीओ यहां पर लेके आई हैं। और पहले एशियन मार्केट में अगर देखा जाए तो यही सेगमेंट लीड किया जाता था चाइना द्वारा, राइट। चाइना यूज टू लीड दिस एशियन सेगमेंट। अब यहां पर इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, बट अभी भी यूएस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो एक टर्म्स में अभी भी वहां पर पीछे है। बट ओवरऑल देखा जाए टोटल नंबर ऑफ आईपीओस के केस में तो इंडिया ने सबसे ज्यादा आईपीओस यहां पर लॉन्च किए हैं। अब देखिए एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी यहां पर समझ सकते हैं। पहले माउंट एवरेस्ट के केस में हम देखते थे ना कि बहुत लिमिटेड लोग माउंट एवरेस्ट तक पहुंच पाते थे, है ना। बहुत लिमिटेड लोग एक एफर्ट भी दिखाते थे उस माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का। अब वही सिनेरियो रिसेंटली कन्वर्ट हो चुका है कि बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट तक जा रहे हैं, उसकी वजह से कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। नाउ सिमिलर फिनोमेना इज एप्लीकेबल टू इंडियन स्टार्टअप्स आल्सो। वो भी यहाँ पर आईपीओ को टारगेट कर रहे हैं, आईपीओ तक पहुंचना चाह रहे हैं। बट द पॉइंट इज क्वाइट सिंपल कि सभी कंपनीज तो पहुंच रही हैं, बट उसके बाद कुछ कंपनीज अच्छा भी कर रही हैं और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, पेटीएम जैसी, जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। बट ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है, वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर रिफ्लेक्ट करता है, जिसका बेनिफिट इन कंपनीज द्वारा यहां पर उठाया जा रहा है एंड जिसके चलते इंडिया यहां पर आईपीओ किंग भी कहलाया जा रहा है। ऑलराइट, अब इस पूरे सिनेरियो में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली 2020 से पहले क्या स्थिति थी, जब हम इंडिया चाइना को थोड़ा कंपेयर करेंगे, एंड उसके बाद एग्जैक्टली क्या ऐसा हुआ कि इंडिया यहां पर आईपीओ किंग बन गया। ऑलराइट, बिकॉज अगर हम देखें इस ट्रेंड को फॉलो करें तो अगेन टोटल नंबर ऑफ आईपीओ के केस में इंडिया यहां पर लीड कर रहा है, यूएस और चाइना भी इससे पीछे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द अमाउंट दैट हैज बीन रेज्ड थ्रू दैट आईपीओस, तो उस केस में यूएस यहां पर लीड करता है। इसका भी क्या कारण है? देखिए, मुद्दे की बात यहां पर क्या है, कम आईपीओस हैं यूएस की कंपनीज के, है ना। कम कंपनीज जो कि अपने आईपीओस लॉन्च कर रही हैं, बट ज्यादा पैसा वहां पर वो रेस कर पा रहे हैं। अब उसका क्या रीजन है वो भी हम यहां पर जानेंगे आज के सेशन में। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगर 2020 से पहले की हम बात करें, 2020 का साल एक बहुत ही दुखदमय साल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। कोविड की वजह से बहुत नुकसान हमने यहां पर देखा है। पर 2020 से अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो चाइना इस एशियन सेगमेंट को लीड करता था, एशिया का लीडर माना जाता था आईपीओ की प्रोसीड्स में, राइट। एंड इंडिया बहुत ही रिलेटिवली स्मॉल सेगमेंट वहां पर रहता था। कितना पैसा जनरेट हो पा रहा है, कितना रेस कर पा रहे हैं, उसका बेसिक्स आपको फैक्ट दे दिया गया। इंडिया केस में भी 15 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ चाइना। एंड वहीं अगर देखा जाए कि की आईपीओ ड्राइवर्स यहां पर क्या थे, कि टेक आईपीओ वहां पर आ रहे थे, स्टेट की जो ओन्ड एंटिटीज उनके द्वारा लिस्टिंग, कि भैया चाइनीज पीएसयू जिन्हें हम यहां पर कह सकते हैं, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी था। एंड देखो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्या रीजन रहेगा? रीजन इज क्वाइट सिंपल कि अगर वो कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी इन्वेस्टर वुड वांट टू इन्वेस्ट इन दैट। नाउ द सिमिलर फिनोमेना वाज सीन इन चाइना, कि चाइना ने अच्छा खासा अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप क्रिएट कर दिया है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए? सब चीजें सॉर्टेड है यहाँ पर, राइट। अब वही सिनेरियो इंडिया के केस में लैगिंग में था, जिसकी वजह से बहुत ही कम ऐसे आईपीओ देखने को मिल रहे थे, लिमिटेड इन्वेस्टर का एपेटाइट देखने को मिलता है। तो ग्लोबल कैपिटल गेटवे तो हमारे पास उस तरीके का था ही नहीं, जैसे कि चाइना के पास हांगकांग का था। एंड अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, आम आदमी जो इन्वेस्टर है, उसकी पार्टिसिपेशन भी अगर यहां पर देखी जाए तो बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी एज कंपेयर टू चाइना। तो कहीं ना कहीं चाइना के केस में 2020 से पहले जो मेजर ग्रोथ था आईपीओ के केस का, वो एक तो स्ट्रॉन्ग इनोवेशन सेटअप, डोमेस्टिक इनोवेशन उस चीज को फ्यूल कर रहा था। नई चीजें इनोवेट हो रही हैं, नई कंपनीज क्रिएट हो रही हैं, नई कंपनी स्केल करके आईपीओ वहां पर निकाल रही हैं। और कंपैरेटिवली इंडिया केस में देखा जाए तो भैया इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन, कि भैया यहां पर आपके बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, आपके पेंशन फंड्स, इनके द्वारा आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड है। एंड मोस्टली अगर इस तरीके की इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें ना, तो उसमें भी आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स का रोल बहुत ज्यादा था। अब जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का रोल ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है, आपका कोई भी अगर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहे हैं, कोई कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट में,
तो उसकी वजह से भी आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा कि भैया वो अपना पैसा लेके चले जाएंगे, क्योंकि आप डिपेंडेंट ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर थे, तो सारा सिस्टम वहां पर हिल जाएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगी। अब 2020 तक तो ये था, 2020 के बाद ये चेंज आया जब अपटिक हमें यहां पर देखने को मिला इन द आईपीओस। अब इस चेंज का क्या कारण है उसको हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले एक बहुत सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, जिसको आप यहां पर आंसर कर सकते हैं बहुत इजीली, कि इनमें से कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इन्वॉल्व्स ऑफरिंग शेयर्स टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स विदाउट अ पब्लिक इशू। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। और ऐसे सवाल यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, एंड इस चैनल को आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, अरविंद गुलेरिया _study IQ। एंड अगर आपके कोई भी बाकी कंसर्न्स रहे, कोई डाउट्स रहे, सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक डाउट्स रहे, अगेन दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी अप्रोच कर सकते हैं। फर्दर स्टडी IQ किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो वी हैव दिस P2I फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जहां पर हम प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन कवर करते हैं, राइट। अब इस इनिशिएटिव में हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2025 में अटेम्प्ट दिया बट आगे बात नहीं बन पाई, राइट। अब उनको चाहिए कि उनको दोबारा से सब कुछ रिवाइज करना है, एक स्ट्रक्चराइज वे में करना है, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ और सिर्फ क्लासेस का एक्सेस दे दो, नोट्स दे दो, दैट्स इट, उनको कोई और सपोर्ट नहीं चाहिए। तो वही एक बेसिक सा एक फंक्शन क्रिएट करते हुए एक बेसिक सा एक कोर्स यहाँ पर हमने क्रिएट किया, एक बेसिक वेरिएंट यहाँ पर क्रिएट किया इस कोर्स का, विच इज प्राइस्ड एट 9999। इसमें आपको शेड्यूल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड एक्सेस होनी क्लासेस का, फर्दर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, बल्कि वीकली टेस्ट का भी एक्सेस यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर डबल धमाका सेल, एंड दिस डबल धमाका सेल इज फॉर दोज एस्पिरेंट जो कि चाहते हैं कि भैया कुछ सब्जेक्ट्स हो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हो बाइलिंगुअल में, कुछ सब्जेक्ट्स हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो इनको क्या दिया जा रहा है कि अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, मान ली 2027 का आपने इंग्लिश कोर्स लिया, राइट, तो आपको 2027 का अगेन हिंदी और इंग्लिश का भी एक्सेस यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप सिमिलरली डिफरेंट टीचर से भी वहां पर पढ़ सकें। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। ऑलराइट, तो प्लीज आके चेकआउट कीजिए इस इनिशिएटिव को, लाइव हो चुका है, ARG लाइव का कूपन कोड यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रीजन व्हाई दिस अपटेक in the number of IPOs has been seen after 2020. What is the exact reason for it? तो देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट कब आएगी, किसी भी देश की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कब आएगी, जब वहां की देश की ग्रोथ देखने को मिलेगी। देश की ग्रोथ अगेन डिपेंडेंट अपॉन दोस कंपनीज ग्रोथ, राइट। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ने तो हमें इस चीज को जस्टिफाई करता ही है कि आफ्टर पेंडेमिक, आफ्टर कोविड, इंडिया ने वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का टैग यहां पर ले लिया अपने सर पर, राइट, कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9%, 7%, 6% इतनी यहां पर ग्रोथ यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी देशों में फिर भी 3-4% की, हम फिर भी 6% से ज्यादा यहां पर ग्रोथ रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो वही ग्रोथ ट्रैजेक्टरी प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक तरीके का एक क्वेश्चन बन जाता है किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि चलो यार इस पर्टिकुलर देश की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और वो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स का नहीं है, वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी है। एंड कंपनीज भी इसी ग्रोथ का बेनिफिट यहां पर लेना चाहती हैं, उसके बेनिफिट्स यहां पर लाना चाहती हैं। फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल पॉइंट, रिटेल सेक्टर का पार्टिसिपेशन, जो हमने कहा ना कि भैया 2020 से पहले बहुत लिमिटेड था, अब वही पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ गया, इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर हम 2020 मार्च से लेकर फरवरी 2025 तक यहां पर ऑब्जर्व करें, जो यूनिक इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है डायरेक्टली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, राइट, उनका नंबर 3.6 टाइम्स यहां पर बढ़ गया है टू 11.2 करोड़। द यूनिक इन्वेस्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, नए इन्वेस्टर्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं, राइट। तो दिस हैज बीन द फंडामेंटल इंक्रीज। अब ये इंक्रीज यहां पर क्यों हुआ, सोचने वाली बात है ना कि इंक्रीज होने का क्या कारण है। देखो, बहुत बड़ा कारण तो ये है कि कोविड के समय पे जब लॉकडाउन लगा था, रिस्ट्रिक्शन लगा था, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया, सेविंग्स होनी शुरू होगी, भैया पैसा खर्च नहीं हो रहा, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, कहीं फाइन डाइनिंग नहीं हो रहा है, कुछ पैसा, मतलब जो उनके, हम कह सकते हैं कि जो एक तो ना वांट्स और नीड्स का कॉन्सेप्ट है कि आप जरूरत की चीजें तो आप चलो वहां पर ले ही रहे हो, पर जो वांट्स वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो पा रहा बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगी हुई हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट आया कि यार बैंक्स में पैसा रखने के बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और वहीं से अपटेक हुआ। और ये ट्रेंड हमें स्टॉक मार्केट में तो डायरेक्टली देखने को मिला ही मिला है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड्स की मार्केट में भी यहां पर देखने को मिला। और इस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस चीज को यहां पर हाईलाइट किया है कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है SIPs में, वो भी यहां पर इंक्रीज हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पॉइंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और कहीं ना कहीं जब भी कोई कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है, IPO का सिंपल सा लॉजिक आई होप सभी को पता रहे। IPO का मतलब क्या है कि भैया कंपनी अपना शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है ना, लोग शेयर खरीदेंगे, उसके बदले में पैसा देंगे, कंपनी उस पैसे को यूज करके फर्दर अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी, राइट। अब इसी प्रकार से जब कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है तो सिर्फ और सिर्फ लोग ही उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपके और मेरे जैसे लोगों के अलावा
जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, इनके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट वहां पर की जाती है। तो हमने यहां पर अपटिक देखा है कि भैया म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा जो पार्टिसिपेशन किया जाता था आईपीओज में, वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में भी यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। सिंपल सा लॉजिक अगर देखा जाए तो भैया यही है ना, कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहां कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स के पास भी फिर यहां पर पैसा आ रहा है, उसी पैसे को वो यूज कर रहे हैं अपनी कंपनीज की ग्रोथ में। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनीज के आईपीओज में वहां पर उनके द्वारा उस पैसे को खर्च किया रहा है, तो उसी की वजह से कंपनीज को भी लग रहा है ना, यार अगर इन्वेस्टमेंट का माहौल इतना अच्छा है, रिटेल इन्वेस्टर इतनी इच्छा दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो पैसा आगे इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउसेस द्वारा भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो क्यों ना इसका बेनिफिट उठाया जाए, क्यों ना इसका स्वाद चखा जाए वहां पर। इसीलिए कंपनीज भी यहां पर प्लान कर रही है कि भैया ये अच्छा माहौल है, अच्छा फेवर है, क्यों ना इसी समय पर अपने आईपीओ लॉन्च करें और जो भी कैपिटल रेस करने के टारगेट्स हैं उनको यहां पर पूरा किया जा सके, राइट। फर्दर अगर हम देखें, अब इसी केस में इसी को इंटरलिंक करेंगे हम एक और मेजर पॉइंट के साथ, यूपीआई, कि जिस प्रकार का ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है पेमेंट के लिए, इतना इजी हो चुका है किस चीज की पेमेंट करना कि अब आप चाय की टपरी पे तो पेमेंट कर रहे थे, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। एंड जिस तरीके से नई एप्स यहां पर आती जा रही हैं, ग्रो आया, एंजल वन, जीरो तो चलो पहले से ही था, अब वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट का जो एक ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट उसको बेहतर करता जा रहा है। तो इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने कंप्लीट ग्रोथ के ऊपर एक फैक्टर क्रिएट किया है, एक मेजर पुश यहां पर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन यहां पर इंक्रीज हुआ है आईपीओस में, एंड कंपनीज भी इस पार्टिसिपेशन का बेनिफिट उठाते हुए अपने आईपीओस वहां पर प्लान कर रहे हैं। एंड इवन सेबी द रेगुलेटर ऑफ इट, वो भी यहां पर प्लान कर रहे हैं कि भैया ब्रोकर और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको भी वैलिड यूपीआई हैंडल्स यहां पर दे दें, ताकि ये जो ईज ऑफ ट्रांजेक्शन उसको और बेहतर यहां पर किया जा सके बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड दीज पर्टिकुलर मार्केट इंटरमीडियरीज। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एनेबल्ड जो मार्केट एक्सेस हुआ उसने भी बहुत ज्यादा हेल्प की है। एंड ऑल इन ऑल इस पूरे सिनेरियो की वजह से हम कह रहे थे ना कि पहले मेजरली जो हमारा आईपीओ ड्रिवन मार्केट था फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू था। नाउ दैट हैज बीन चेंज्ड, कि ओनरशिप पैटर्न में यहां पर चेंजेस आए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप यहां पर इंक्रीज हुई है 13% से टू 20%। फॉरेन ओनरशिप यहां पर डिक्लाइन हुआ है। नाउ विद द डिक्लाइन ऑफ दिस फॉरेन ओनरशिप, with the decline of this foreign ownership, very important point to understand, इस डिक्लाइन की वजह से जाहिर सी बात है अगर कल को किसी प्रकार का कोई भी ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलता है, तो उस समय पे यही होता है ना कि भैया इन्वेस्टर्स जो बाहर के सबसे पहले अपना पैसा लेके भाग जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको भैया अपना पैसा बचाना है। उसकी वजह से कैपिटल फ्लड होता है, मार्केट क्रैश करती है। बट अब जब उनकी ओनरशिप ही यहां पर कम है, तो उस केस में कुशन प्रोवाइड करने वाले कौन है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमें उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस प्रकार के ग्लोबल कैपिटल के फ्लो के वॉलेटिलिटी की वजह से। और एक रीअलाइनमेंट, एक अलाइनमेंट होती हुई, क्लियर होती हुई देखने को मिल रही है बिटवीन द कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटजीज एज वेल एज जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट भी यहां पर कर पा रहे हैं, वॉलेटिलिटी यहां पर कम होती हुई देखने को मिल रही है, राइट। एंड उसी का रीजन है जिसकी वजह से 70% ऑफ द आईपीओस जो 2024 में हुए वो ट्रेड कर रहे हैं अबव द इशू प्राइसेस। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो उस समय पर एक प्राइस पर वो लॉन्च करते हैं, उस प्राइस पर भैया वो शेयर्स बिकते हैं, कट ऑफ प्राइस, राइट। और उसके बाद वो कंपनी लिस्टेड रहती है, अब उस कंपनी के शेयर्स बेचो खरीदे जा सकते हैं इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में, राइट। अब यहां पर हम क्या करें कि भैया अगर मान लो किसी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया 50 रुपए पे, अगर बाद में आफ्टर लॉन्चिंग द आईपीओ जो वो कंपनी वहां पर लिस्ट हो चुकी है, उसके बाद अगर उसका शेयर का प्राइस यहां पर 30 रुपए आ जाए, तो क्या कोई बात रहेगी? नहीं ना भाई, वो तो नेगेटिव में जा रहा है भैया। जिसने इन्वेस्ट किया होगा आईपीओ के समय पे, उसको तो 50 रुपए की आइटम खरीदी, 30 रुपए की रहेगी उसकी वैल्यू, क्या ही फायदा हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, 70% ऑफ द आईपीओस दे आर ट्रेडिंग अबव देयर इशू प्राइस। उनकी ट्रेडिंग जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो इशू प्राइस से भी ज्यादा है। दैट मींस कंपनी ने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से लोगों ने इच्छा दिखाई है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की। अब इस केस में हम जोमैटो का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, बट इसका उल्टा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, पेटीएम का भी है, जिसने इशू प्राइस भैया काफी ऊपर था और उसके बाद 70% से भी ज्यादा की उनकी तो डाउनफॉल वहां पर देखने को मिली, राइट। अब वो पेटीएम पेमेंट बैंक वाला भी इशू वहां पर आया, उसकी वजह से भी वहां पर उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। बट द पॉइंट इज कि अभी भी 70% ऑफ द आईपीओस आपके ट्रेड कर रहे हैं अबव द इशू प्राइस, विच अगेन रिफ्लेक्ट्स कि हाँ जी मार्केट भी यहाँ पर स्टेबल है, राइट। फर्दर ऐसा भी नहीं कि भैया कोई एक ही सेक्टर है जिसके सारे आईपीओस यहाँ पर आ रहे हैं, डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंज्यूमर सर्विसेज में, हेल्थ केयर में, कैपिटल गुड्स में, एफएमसीजी में। मतलब होल पॉइंट इज व्हाट, कि ऑल इन ऑल
हमें डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा जो कंपनीज या स्टार्टअप्स जो वहां पर काम कर रहे हैं वो खुद को आईपीओ तक लेके जा रहे हैं, वो लेके जाना चाहते भी हैं। बट कंसर्न यहां पर एक क्या है कि अभी भी जो हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है इनोवेशन की, R&D की, और खासकर इन कंपनीज को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे स्टार्टअप्स को जो सबसे ज्यादा जरूरत है कैपिटल की, वो आईपीओ की मार्केट को टैप नहीं कर पा रहे एज कंपेयर टू चाइना एंड यूएस। अब वो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है कि हमारे केस में फिनटेक जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है वो आईपीओ लॉन्च कर रही है, कंज्यूमर सर्विसेज वाली आईपीओ लॉन्च कर रही है, हेल्थ केयर वाली आईपीओ लॉन्च कर रही है। बट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, बायोटेक कंपनीज होगी, एआई कंपनीज होगी, जो उस प्रकार की आपकी डीप टेक कंपनीज होगी, उनके लिए यहां पर इतना प्रोविजन देखने को नहीं मिला, उनकी पार्टिसिपेशन इस आईपीओ मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंटली कम है। दैट इज द कंसर्न नाउ कि डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द टॉप कंट्री जिनके आईपीओ बहुत ज्यादा है, हमारे देश में अभी भी ऐसी कंपनीज के आईपीओ नहीं आ पा रहे। रीजन इज क्वाइट सिंपल। पहला तो भैया रेगुलेटरी हर्डल ही है कि भैया यहां पर जो सेबी ने एक सिंपल सा रूल रखा है कि प्रॉफिटेबल रहोगे तभी आईपीओ लॉन्च कर पाओगे। तो ऐसी कंपनीज जो अभी जिन्होंने काम करना शुरू ही किया है, अपना R&D कर रहे हैं, अपना इनोवेशन कर रहे हैं, भैया वो प्रॉफिट कहां जनरेट करेंगे? वो तो इनिशियली कैश बर्न करेंगे ना, वो तो बाद में प्रॉफिट यहां पर जनरेट कर पाएंगे। उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं बचा कि अपने आप अपना आईपीओ वहां पर लॉन्च कर सकें, राइट? तो कहीं ना कहीं बाकी देशों में वैसे स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क्स हैं। यूएस में नैस्डैक अलाउ करता है कंपनीज को कि अपने रेवेन्यू के बेसिस पर भी वहां पर वो आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं, कि प्रॉफिटेबल होना जरूरी नहीं है। सिमिलरली स्टार मार्केट यहां पर चाइना ने क्रिएट कर रखा है अपने टेक स्टार्टअप्स के लिए, उनके लिए भी सिमिलर प्रोविजंस वहां पर रखे गए हैं कि प्री रेवेन्यू बेसिस पर भी यहां पर कंपनीज, बायोटेक कंपनीज आईपीओ रेस करके पैसा रेस कर रही हैं, अपनी R&D इनोवेशन के ऊपर जो भी काम करना चाहते हैं उनको और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। अब ये एक बहुत ही विशियस साइकिल बन रही है। एक तरफ हमें इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन के लिए हमें यहां पर कैपिटल की जरूरत है, बट कैपिटल यहां पर ऐसी कंपनीज के लिए अवेलेबल ही नहीं है, आईपीओ वाला कैपिटल अवेलेबल ही नहीं है। अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है यार, यूएस के केस में अगर देखा जाए, देयर इज अ वेरी फंडामेंटल कंपनी कोरवीव, राइट? अब कोरवीव आपका एडोबी बैक्ड कंपनी थी, उन्होंने भी अपना आईपीओ लॉन्च किया डिस्पाइट हैविंग अ लॉस, नेट लॉस उन्होंने जनरेट किया 2024 में, फिर भी नैस्डैक ने उनको परमिशन दिया एंड भैया अच्छे तरीके से आईपीओ लॉन्च करके बाद में इस एआई कंपनी का और यहां पर वैल्यू बढ़ा है, शेयर प्राइस और यहां पर बढ़ा है। सो दैट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से यूएस की लिमिटेड कंपनीज हैं, कम कंपनीज जो कि अपना आईपीओ लॉन्च कर रही हैं, बट उनके द्वारा जो पैसा रेस किया वो काफी ज्यादा है। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि भैया उन कंपनीज के द्वारा प्रीमियम प्रोडक्ट्स वहां पर ऑफर किए जा रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रीमियमनेस रहेगी उस कंपनी में, उसके इनोवेशन में, उसके R&D में, उतना ही ज्यादा उस कंपनी का शेयर प्राइस रहेगा, उतना ही ज्यादा पैसा भी वहां पर वो रेस करेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया को भी इस तरीके से ऐसे ही इमर्जिंग सनराइज सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना है, जो कि प्रीमियमनेस के ऊपर काम करे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट करे, एंड फर्दर कंपनी की वैल्यूएशंस भी यहां पर बढ़ेंगी, एंड जितना अमाउंट हम यहां पर रेस कर पा रहे हैं अभी तक, उससे भी सिग्निफिकेंटली और आगे हम यहां पर बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताया ना कि डिफरेंस जो था कि हम ज्यादा नंबर ऑफ आईपीओ तो हैं बट पैसा हम कम रेस कर पा रहे हैं, उसका रीजन यही है कि वहां पर यूएस में आप किसी टेक कंपनी, जो कोर टेक कंपनीज है, एआई R&D के ऊपर जो यहां पर काम करने वाली कंपनीज हैं, उनकी द्वारा प्रीमियमनेस की वजह से वो हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं अपने शेयर के लिए, एंड इन्वेस्टर उस तरीके का एपेटाइट रखते हुए वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर रहा है। वो ऐसा नहीं कतरा रहा कि नहीं भैया मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, वो इन्वेस्ट भी कर रहा है उस कंपनीज में, जिसकी वजह से कंपनीज के शेयर प्राइस भी यहां पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज इन इंडिया ऑल्सो। इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ पर आवश्यकता है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ आईपीओ यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे सामने एलजी का एक बहुत बड़ा आईपीओ यहाँ पर होने वाला है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट एथर, वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल कंपनी जो कि ईवीज के ऊपर काम कर रही है, जेएसडब्ल्यू आपका यहाँ पर सीमेंट वहां पर निकालने वाला है, हीरो फिनकॉर्प, राइट? तो सारी कंपनीज अपना, एनएसडीएल खुद यहाँ पर प्लान कर रहा है अपना आईपीओ। बट द पॉइंट इज, इसके बियॉन्ड हमें उस प्रकार की R&D कम, या उनके लिए कोई अलग से फ्रेमवर्क बनाया जाए जहां से वो पैसा रेस कर सके एंड पब्लिक भी उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके, बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल, सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एक डोमेस्टिक कैपिटल बेस में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो क्यों ना इन सभी फैक्टर्स का बेनिफिट उठाते हुए इंडिया का जो आईपीओ किंग का जो टैग यहां पर मिला है उसको और होलिस्टिक बनाया जा सके और बेहतर से बेहतर कंपनीज यहां पर क्रिएट की जा सके, बिकॉज ऑल इन ऑल जितना कंपनीज यहां पर ग्रो करेंगी उतना ही इंडियन इकोनॉमी में भी ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगा, राइट? तो मुद्दे की बात यही है कि किस तरीके से आगे कहानी बढ़ती है। बट हाँ, अभी तक काफी अच्छा माहौल यहां पर चल रहा है, बट हाँ एट द सेम टाइम वी नीड दोस काइंड ऑफ कंपनी जो कि कोर R&D और इनोवेशन के ऊपर काम करें एंड इंडिया को एक नए पेडेस्टल पे वहां पर लेके जा सके।
चलिए, आई होप आप सभी के लिए एक अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पर हो गया। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।